अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत पाकिस्तान के बीच में परमाणु युद्ध हो सकता था। उन्होंने ये दावा किया है कि अगर वो बीच में नहीं आते तो फिर पाकिस्तान के पीएम मारे जाते। ये चौंकाने वाला दावा उन्होंने किया है। इसी पर इस खास पॉडकास्ट में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी मौजूद है, कर्नल दानवीर हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सर, जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, क्योंकि युद्ध रुकवाने की बात तो वो कई बार कर चुके हैं, भारत ने हर बार इसका खंडन किया है, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि परमाणु युद्ध छिड़ सकता था और पाकिस्तान के पीएम मारे जाते। आप इस पर क्या कहेंगे? इसमें दो तीन चीजें हैं। सबसे पहली बात, डोनाल्ड ट्रंप हर रोज एक नया बयान देते हैं एज फार एज इंडिया एंड पाकिस्तान इज कंसर्न। कभी 6 जहाज गिरते हैं, कभी 18 गिर जाते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, और आज लेटेस्ट उन्होंने बोला है कि न्यूक्लियर युद्ध छिड़ जाता। तो सबसे पहली बात तो भारत एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल कंट्री है, कभी भी आज तक न्यूक्लियर धमकी नहीं दी और इस तरीके की कभी इररिस्पॉन्सिबल बात नहीं करी। तो न्यूक्लियर युद्ध तो छिड़ना बहुत ही परे की बात है। हमेशा एस्केलेशन लैडर को अगर आप एनालाइज करेंगे तो एक बीच का स्पेस होती है जिसके अंदर कन्वेंशनल युद्ध की गुंजाइश होती है, और ये फौजियों को, जो मिलिट्री प्लानर्स को बहुत अच्छी तरह बखूबी मालूम थी, और वो कभी भी उस थ्रेशोल्ड को पार नहीं करेंगे जिसमें इस तरीके की परिस्थिति बने। तो डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल अनप्रोफेशनल और गैर जिम्मेदाराना उन्होंने ये बात करी है। जहां तक शहबाज शरीफ के मारे जाने का सवाल है, तो शहबाज शरीफ ही नहीं, आसिफ मुनीर भी मारे जाते, क्योंकि वो बंकरों में छुपे हुए थे डर के मारे, और अगर वो बंकरों में ना छुपे होते तो बिल्कुल मारे जाते, क्योंकि यही वो लोग हैं जिन्होंने भारत के खिलाफ टेरर प्लान किया था, और आतंकवाद उन्हीं के दिमाग में इस तरीके की साजिशें पनपती हैं और वहीं से वो संचालित होती हैं। उनका मारा जाना अच्छा था ह्यूमैनिटी के लिए और दुनिया भर के लिए। वो ना ही मारे गए तो चलिए ठीक बिल्कुल है। सर, क्योंकि भारत हर बार ये कहा है कि हमारा अंदरूनी मामला है, और पाकिस्तान ने जब घुटने टेके तब हमने युद्ध रोका, क्योंकि जो डीजीएमओ स्तर की वार्ता हुई। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप हर मंच पर भारत पाकिस्तान का जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि मैंने मध्यस्थता करवाई। अब तो उन्होंने कह दिया कि उन्होंने 8 युद्ध रुकवाए हैं। देखिए, उन्होंने जो 8 युद्ध रुकवाने की जो बात करी है, कंबोडिया का युद्ध जो है पूरी तरह से खत्म नहीं, अभी भी तनाव है। और जब उन्होंने इसकी घोषणा करी थी, अगर आपको याद हो, उसी के कुछ दिन बाद वो दोबारा फ्लेयर अप हो गया था। आर्टिलरी और एयरफोर्स का इस्तेमाल दोबारा शुरू हो गया था। जहां पे वो गाजा की बात करते हैं, वहां पे युद्ध चल रहा है। यूक्रेन का युद्ध जो सबसे बड़ा युद्ध है, वो अभी तक रुकवा नहीं पाए हैं। अफ्रीका के अंदर छुटपुट घटनाएं हो रही हैं, पूर्ण सीज फायर वहां भी नहीं हुआ है, चाहे वो आप इथोपिया की बात कर लीजिए या रवांडा की कर लीजिए। तो वो अपनी जो रेटिंग्स जो उनकी पूरी तरह गिरी हुई हैं इस समय, वो उनको कवर करने के लिए और अपने आप को एक बहुत बड़ा नेता बनाने के लिए, बताने के लिए अपनी पब्लिक को इस तरीके के बयान दे रहे हैं। लेकिन सर, पब्लिक भी सवाल पूछ रही है, जब भी वो भारत पाकिस्तान का जिक्र करते हैं, कि वो आंकड़े ही भूल जाते हैं कि इतने फाइटर प्लेन गिरे थे। हर बार आते हैं, कुछ नया आंकड़ा लेकर के आते हैं, कुछ नए वहां पर नंबर्स बताते हैं। इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो उनकी खिल्ली भी तोड़ रही है, उनके खुद ही के मुल्क के अंदर खिल्ली भी तोड़ रही है। लोग सवाल पूछ रहे हैं, लोग मजाक भी उड़ा रहे हैं कि आपको कुछ मालूम ही नहीं है। अब इस बार फाइटर एयरक्राफ्ट की बात नहीं करी, क्योंकि वो यूनियन ऑफ स्टेट एड्रेस दे रहे थे, स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस दे रहे थे। उनको लगा क्योंकि बड़ा एड्रेस है तो बात बड़ी कर दी जाए, तो उन्होंने न्यूक्लियर वॉर की बात कर दी। तो वो इस तरीके की बात करते हैं, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि अमेरिका का राष्ट्रपति, जिसको बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, दुनिया का सबसे शक्तिशाली मुल्क है, वहाँ इस तरीके से इररिस्पॉन्सिबली और इतने हल्के में बयान देना, मेरे ख्याल से इट स्पीक्स वेरी पुअरली अबाउट अमेरिका इटसेल्फ। बिल्कुल। और इसमें अगर हम देखें कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया टैरिफ को लेकर के, फिर ट्रंप ने धमकी दी कि मैं चाहूं तो किसी भी देश के साथ मैं यहां पर डील खत्म कर सकता हूं। ग्लोबल टैक्स उन्होंने लगाया, इसका भी ऐलान किया। तो इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं कि एक तरफ तो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से उनको झटका लगा, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो लोग ज्यादा खुश हो रहे हैं वो ज्यादा दिनों तक खुश नहीं रह पाएंगे? देखिए, वो बौखलाहट है, फ्रस्ट्रेशन है। सुप्रीम कोर्ट ने उसके एजेंडे को स्ट्राइक डाउन कर दिया है, और उस बौखलाहट को कवर करने के लिए इस तरीके की बात करी। पब्लिक वहाँ की त्रस्त है, कीमतें वहाँ बढ़ रही हैं, हाउसिंग मुश्किल हो गई है, हेल्थ केयर गरीब आदमी के लिए मुश्किल हो गया है। तो बहुत सारे इश्यूज हैं। और जो उसने आइस की मुहिम चलाई थी, इलीगल माइग्रेंट्स को ट्रेस करने की, जिस तरीके से मिनेसोटा में हुआ, और भी जगहों पे घटनाएं हुई हैं, तो लोगों का आक्रोश है। लोग अब धीरे धीरे डोनाल्ड ट्रंप से त्रस्त होते जा रहे हैं। तो उसके ऊपर लीपापोती कैसे होगी?
अपने आप को बहुत बड़ा स्टेट्समैन बता के, अपने आप को बहुत बड़ा अमेरिका का रक्षक बता के, अमेरिका की इकोनॉमी के लिए लोगों को ये समझा के कि टैरिफ से ही सारा कमाल हो रहा है, होगा, आगे आने वाला दिन सुनहरा होगा और उज्जवल होगा। तो इस तरीके का जो चूरन इन्होंने बांटा है, उस चूरन से पेट लोगों का खराब हो रहा है। अभी बड़ी समस्या हो रही है वहां पर, और इसीलिए ये उसको लीपापोती कर रहे हैं और ये अपने ही जाल में धीरे धीरे इसका भविष्य क्या देख रहे हैं? जो ये ट्रेड डील कई देशों के साथ हुई है, जो टैरिफ उन्होंने लगाया है, इसको लेकर के आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं? भविष्य क्या होगा? देखिए, अमेरिकन सिस्टम को आप समझें तो ये और लीगल रूट्स तलाशेंगे, और जो इनके सिस्टम के अंदर जो अमेरिका के प्रेसिडेंशियल पावर्स हैं उनको इस्तेमाल करके और ये टैरिफ्स लगाएंगे, लगा सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ काउंटर भी चलेगा और कोर्ट के रास्ते भी इख्तियार किए लेकिन जाएंगे। क्योंकि कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि कब फैसला बदल दिया जाए, हाँ, कब क्या हो जाए। इसीलिए भारत ने, जो भारत का जो प्रतिनिधि मंडल जा रहा था वह वॉशिंगटन डीसी के अंदर ट्रेड के ऊपर आगे नेगोशिएशंस होने थे, उसको रोक दिया, क्योंकि प्रिडिक्टेबिलिटी सबसे बड़ी कैजुअलिटी हुई है अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद। कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा है, कोई भरोसा नहीं कर पाया है। मोर देन प्रिडिक्टेबिलिटी इट इज भरोसा। भरोसा ही नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को कुछ पता ही नहीं है, और इससे बड़ी एक घबराहट सी पैदा होती है पूरे वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर कि ऐसा प्रेसिडेंट जो कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली फौज का मुखिया है, जिसको कुछ पता नहीं है, इम्पल्सिव है, क्या बोलता है क्या करता है उसमें कोई समन्वय नहीं है, तो लोगों को घबराहट भी है, लोगों को टेंशन भी है, और ट्रेड भी उसका एक हिस्सा है। बिल्कुल सर, अगर हम मौजूदा स्थिति देखें तो अभी भी टेंशन तो है, और अमेरिका ईरान युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं। रूस यूक्रेन का युद्ध अभी भी चल रहा है, और ट्रंप कह रहे हैं कि मैंने 8 युद्ध रुकवा दिए। चलिए मान लीजिए उन्होंने 8 युद्ध रुकवा दिए, और जो सबसे बड़ा युद्ध जो खड़ा हुआ है, जिसके ऊपर अब यूनाइटेड स्टेट्स के जनरलों ने खुद बोला है कि ये डोनाल्ड ट्रंप अगर इस रास्ते पर चलेंगे तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगी। टॉप यूएस जनरल्स, ये इंटरनेशनल खबर है, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को एडवाइस किया है कि आप इस रास्ते पर ना चलें। उसका क्या जवाब देंगे वो? और कौन से युद्ध रुकवा दिए, वो भी तो सवाल है ना। ग्राउंड पे कौन सा युद्ध रुकवा दिया, और भारत पाकिस्तान में भी कौन सा युद्ध रुका है? सीज फायर तो हुआ नहीं है, पॉज हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर जारी है, लाइन ऑफ कंट्रोल पे ऊपर छुटपुट घटनाएं रोज हो रही हैं। तो कहाँ युद्ध रुका? युद्ध जारी है भाई। तो युद्ध नहीं किसी ने किसी का रुकवाया है। लेकिन सर, यही मेरा सवाल है, मैं इसलिए आपसे ये बार बार पूछ रही हूँ कि हर बार भारत ने खंडन किया है, भारत ने कहा कि हमारा अंदरूनी मामला है, और ये पाकिस्तान ने जब घुटने टेके, पाकिस्तान जब गिड़गिड़ाया, तो फिर यहाँ पर डीजीएमओ स्तर की वार्ता होती है, तो फिर सीज फायर हुआ है। लेकिन हर मंच से तकरीबन डोनाल्ड ट्रंप इस तरह का संदेश देते हैं। एक तो आपने बताया कि अपनी फैन फॉलोइंग को बढ़ाना चाहते हैं, बड़े नेता के तौर पर प्रस्तुत करना चाहते हैं, और भी कोई उनका हिडन एजेंडा हो सकता है? देखिए, ये एक बहुत बड़ा हिडन एजेंडा है। दूसरा, उनके बिजनेस इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। वेनेजुएला के अंदर उन्होंने सैन्य कार्रवाई कर दी, उसमें बिजनेस इंटरेस्ट थे। रशिया यूक्रेन के युद्ध रुकवाने के लिए उनका रशियन सॉइल के ऊपर बिजनेस इन्वेस्टमेंट है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का उनको वहाँ पर इन्वेस्टमेंट नज़र आ रहा है। उनके खुद के जो सन इन लॉ है मेरे ख्याल से, वो विटकॉफ के साथ हमेशा जाते हैं जो भी कोई इस तरीके की वार्ताएं होती है। गाज़ा प्लान जो है उसके अंदर भी आपको रियल एस्टेट और बिजनेस की महक आ जाएगी। तो आप कहीं भी देखें तो उसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप को अपना बिजनेस एम्पायर बढ़ाने की कहीं ना कहीं गुंजाइश नज़र आती है, तो इस तरीके की वो बात करते हैं। और जहाँ तक एक बार फिर जहाँ तक युद्ध रुकवाने का सवाल है, अगर युद्ध किसी दो मुल्कों में रुकता है तो कैसे रुकता है? रुकने के बाद में दोनों तरफ के नेता आते हैं, हाथ मिलाया जाता है, कहीं न्यूट्रल टेरिटरी पे कोई समझौता होता है, तब माना जाता है कि युद्ध रुक गया। आधिकारिक तौर पर पुरानी हिस्ट्री में चले जाइए, कभी भी जब कंट्रीज के बीच में युद्ध रुकता है तो देयर इज सम एग्रीमेंट। किसी पॉइंट पर अगर बड़े नेता नहीं तो कोई कहीं पे एग्रीमेंट होता है कि भाई ये रुक गया है, नाउ वी विल फॉलो द पीस ऑफ पाथ ऑफ पीस। बट ऐसा कहीं भी अभी तक देखने को नहीं आया। गाजा में भी नहीं आया। जो गाजा पीस प्लान लेके आए हैं उसके अंदर भी अभी पूरी तरह से ये उभर के नहीं आया। अब हम अमेरिका ईरान की अगर बात करें तो ईरान ने भी आंखें दिखा दी हैं अमेरिका को। नहीं तो अगर ऐसी स्थिति होती तो फिर अमेरिका ने कब की यहाँ पर जंग शुरू कर दी होती, अगर मैं गलत नहीं हूँ। उसका फॉल आउट बहुत गंभीर है, वो तो अमेरिका को भी मालूम है। लेकिन जिस तरीके से वहां पर बिल्डअप हो रहा है, बिल्डअप इस लेवल तक पहुंच गया है कि वो कभी भी
चीज उखड़ सकती है छोटे से एक गलत मूव से, क्योंकि मोमेंटम बिल्ड हो गया, फौज ही फौज आ गई वहां पर, और इतना बड़ा जमावड़ा हुआ है इस पूरे पर्शियन गल्फ से लेके रेड सी तक, जितना कि पहले इराक का इन्वेजन के टाइम में नहीं हुआ था। इराक इन्वेजन जिसके अंदर बहुत बड़ी लैंड फोर्सेस का इस्तेमाल हुआ, तब इतना बड़ा जमावड़ा नहीं हुआ था जितना बड़ा जमावड़ा आज है। 3 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप वहां पर मौजूद हैं, मतलब अगर मैं इसको बिल्कुल सरल भाषा में बोलूं कि उनके पास इतनी पावर है कि पूरी धरती को वो 3 बारी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इतने न्यूक्लियर मिसाइल्स और बॉम्ब्स उनके पास है। हाईली पोटेंट फोर्स वहां खड़ी हुई है। और आपकी बात सही है कि ईरान भी ऐसे नहीं छोड़ेगा, ईरान के पास भी कुछ तो है काबिलियत जिसकी वजह से वो भी दम भर रहा है। और सर इन दोनों मुल्कों में अगर युद्ध छिड़ता है तो असर तो पूरी दुनिया पर पड़ेगा। दुनिया पर पड़ेगा। अब सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा आपके मिडिल ईस्ट में, जो अमेरिका के ये एलाइज हैं। दुबई नहीं चाहता, जो बिल्कुल नजदीक है, कि उसका जो इकोनॉमी एक शहर के ऊपर डिपेंडेंट है, वो शहर तबाह हो जाए। आपका सऊदी अरेबिया नहीं चाहता, उसके इतने ऑयल रिजर्व्स हैं, ऑयल रिग्स हैं, रिफाइनरीज हैं, कि वो ईरान की मिसाइल की जद में आ जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो वो लोग भी परेशान हैं, और पूरी दुनिया बड़े गंभीरता से और पैनी नज़र रखी हुई है कि किस तरीके से आगे हालात बनते नज़र आ रहे हैं। और आज डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा है इसी एड्रेस में कि वो सीक्रेट वर्ड्स, ये उसके कोट अनकोट, वो सीक्रेट वर्ड्स वो नहीं सुन पाए हैं कि हम ईरान की तरफ से कि हम न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएंगे। तो ये सीक्रेट वर्ड्स सुनने के लिए वो बेचैन है, और वो अभी तक सुन नहीं पाए हैं। मतलब अभी 1 घंटे पहले तक तो सुन नहीं पाए। बताइए, ये जो ट्रंप बातें कह रहे हैं और जो दावे कर रहे हैं। सर, हम भारत पाकिस्तान पर आते हैं फिर से। जो ट्रंप ने कहा पहले भी कई बार कर चुके हैं, पहले भी इस पर हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन अगर हम पाकिस्तान से के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? पाकिस्तान को एक जीवन दान मिला हुआ है, ऐसा लग रहा है उनको। और उनको भारत का शुक्रिया करना चाहिए कि हमने, डीजीएमओ ने रिक्वेस्ट करी, और 2 बार करी। एक बार सवेरे मेरे ख्याल से 10-11 बजे कॉल आया, और उसके बाद में फिर एक दोपहर में आया, जिसके बाद भारत ने कहा कि अच्छा ठीक है, हम रोकते हैं। आप हाथ जोड़ के गुहार लगा रहे थे, तो आपको भारत का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि भारत पाकिस्तान की तरह सिरफिरा नहीं है, दिमाग और विवेक से काम करता है। आपको अपने लोगों के हित के बारे में सोचने की शक्ति ना हो, लेकिन भारत जरूर इंसानियत के बारे में सोचता है। और भारत ने अपना लक्ष्य पूरा करने के बाद हॉस्टिलिटीज़ को पॉज दिया है, विराम दिया है, और चेतावनी के साथ विराम दिया है कि अगर आप अपनी नापाक हरकतें जारी रखेंगे तो ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। बिल्कुल सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि अब इस पर भारत का स्टैंड क्या रहने वाला है? जिस तरीके से ट्रंप ने बयान दिया है, और वो अब तो परमाणु युद्ध की बात कर रहे हैं, मतलब कि परमाणु युद्ध शुरू हो जाता। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। और लेकिन जहाँ तक भारत का ऑफिशियल स्टांस रहेगा, वो यही रहेगा कि सीज फायर जो हुआ है वो पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर भारत ने किया है, जब उसने अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लिया। मेरे को नहीं लगता इससे ज़्यादा कोई बयान दिया जाएगा। अगर आने वाले पार्लियामेंट के सेशन में अगर कोई पार्लियामेंट में इसके ऊपर कोई बात हो तो हो, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि भारत का ऑफिशियल स्टैंड है। भारत की कंसिस्टेंसी देखिए आप, उसकी कंसिस्टेंसी, उसके बयान में कोई भी आपको अंतर नज़र नहीं आएगा। स्टैंडर्ड, स्पेसिफिक एंड टू द पॉइंट। बिल्कुल, इसीलिए हमारी विदेश नीति की तारीफ भी होती है, और भारत हमेशा कहता है कि डायलॉग के जरिए ही किसी समस्या का समाधान है। सर, आप स्टूडियो में आए, आपने इतनी अहम जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।